वेलकम टू स्टडी ब्लॉग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार जोरदार स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम सीटेट 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर 2 जो है या टीचिंग सब्जेक्ट जो है वो सोशल साइंस एसएसटी है, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बनाई जा रही है और वो जो है बेसिकली आपकी काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होने वाली है और हो भी जाएगी अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने सिविक्स को कंप्लीट कर लिया, जिसकी वीडियो आपने ज़रूर देख ली होगी, और जियोग्राफी की वीडियोस भी आ रही हैं, आप उसको भी देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे होंगे तो भाई प्लेलिस्ट को चेक करिए, चैनल में सभी प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। ईजिली देखिए, वहाँ पर जाकर के आपको सभी चीज़ मिल जाएगी। और बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा और लाइक शेयर आप कर दीजिएगा भाई, वीडियो को करते नहीं हैं। सब्सक्राइब करिएगा, 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़ते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए भाई, ज़रूर करिए उसको। आज जो वीडियो है हमारी, वीडियो नंबर 17, क्लास 17, जिसके अंदर हम हिस्ट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे सीटेट के लिए। और ये पूरे के पूरे जो नोट्स आपको दिख रहे हैं, आप इसको नोट्स वगैरह जो भी कह लीजिए, ये प्रॉपर एनसीईआरटी ही बेस्ड है। और अभी ये हमारा जो है क्लास 7 चल रहा है। ये जो भी वीडियोस हैं ये अभी की क्लास 7 की हैं, क्लास 6 की हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय, ट्राइब्स, नोमैडिक एंड सेटल कम्युनिटीज की बात होगी इसके अंदर। और ये सभी पॉइंट वाइज बनाए गए हैं, ये सभी के सभी, यानी एज अ नोट्स की तरह आप समझ लीजिए, जो भी समझना है आपको। और आपको ध्यान ये देना है कि प्रत्येक पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। और क्या करना है ना, सुनना है, समझना है, पढ़ना है। वीडियो में एक बार समझ में नहीं आया, दोबारा देखिए। वीडियोस तो अवेलेबल ही है ना, आप उसको देखिए, देखने में जा क्या रहा है, उसको इजीली देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा है, उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे। ठीक है, जैसे ब्राह्मण ने बनाया था ना कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और किनके क्या काम होंगे। तो कुछ ऐसे लोग थे जो, कुछ ऐसे समाज थे, सोसाइटी थी जो इसको नहीं मानते थे। और ना ही वे कई असमान वर्गों में विभाजित थे, मतलब अलग और चीज़ों में वो डिवाइड भी नहीं थे। ऐसे ही अक्सर समाजों को, यानी कि अक्सर ऐसे समाजों को जनजातियां कहा जाता है, जो ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियमों और कर्मकांड को नहीं मानते थे और अपने आप को अलग अलग वर्णों में, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड नहीं करते थे, उनको जनजातियां कहा जाता रहा। यही बात हुई है इसके अंदर। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी। खानाबदोश का मतलब होता है जिन्हें केवल खाने से मतलब है और कुछ नहीं। ठीक है, और इसके लिए वह एक जगह से दूसरी जगह जो है घूमती रहती थी, केवल खाने से मतलब है। प्रथम मानव, आदि मानव जो थे वो भी खानाबदोशी थे एकदम, उनको किसी और चीज़ से कोई मतलब नहीं। ओके, जनजातीय समुदाय संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे। यानी कि जो जनजातीय समुदाय थे, जो ये ट्राइब्स थे, ये बेसिकली क्या करते थे ना, एक साथ मिलकर के संयुक्त रूप से भूमि यानी कि जमीन पर जो है अपना नियंत्रण रखते थे, कंट्रोल रखते थे। और चारागाहों पर, जहाँ पर भाई खाने के लिए कुछ मिल जाए, ऐसी जगहों पर जो है वो लोग अपना कंट्रोल रखते थे, बाकी चीज़ों से उनको कोई मतलब नहीं था। अगला पॉइंट है, इसमें से आपको मिलेगा सवाल। और सवाल क्या होगा वो देखिए आप फटाफट से। सवाल आपके लिए जो है यहाँ पर ये होगा कि जनजातीय लोग जो थे वो अपने लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, मतलब उनके बारे में कुछ भी लिखित जो है हमारे को नहीं मिला, लेकिन वो समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक या मौखिक परंपराओं को संरक्षित रखते थे। मतलब लिख करके वो कुछ नहीं रखते थे, लेकिन मौखिक यानी कि ओरली जो है अपनी चीज़ों को याद रखते थे, अपने रीति रिवाज कल्चर को जो है वो बचा के रखते थे, ट्रेडिशन को बचा के रखते थे, प्रिजर्व करते थे। ठीक है, यह परंपराएं हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी, यानी कि जो नई जनरेशन आएगी उनको जो है ये ओरली जो है उसी परंपराओं से पालते पोषते थे और उनको वो विरासत में मिल जाती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करने लगे हैं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर आपको देखने को जो मिला है कि इतिहासकार जो होते हैं वो जनजातियों के बारे में, ट्राइबल्स के बारे में कैसे लिखते हैं, तो वो लिखते हैं वाचिक परंपराओं के द्वारा। यानी कि क्योंकि भाई उनके बारे में लिखा कुछ भी नहीं है, केवल ओरली जो है चीज़ें बताई जाती हैं, तो उन्हीं का ये इस्तेमाल करते हैं और उनके बारे में इतिहास को लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर पश्चिम में एक और विशाल और शक्तिशाली जनजाति थे जिनका नाम था बलोच। यह लोग अलग अलग मुखिया वाले छोटे छोटे कुलों में बटे हुए थे। अगला पॉइंट है, पश्चिम हिमालय में गड्डी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप में सुदूर उत्तर पूर्व भाग में नागा, अहोम और कई दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था, यानी कि पूरी तरह से जो है डोमिनेट वो करते थे उसको। ठीक है, बंजारा लोग सबसे महत्वपूर्ण व्यापारी थे। व्यापारी खानोदोष थे, मतलब व्यापारी भी थे और खानोदोष भी थे वो। ठीक है,
ठीक है? उनका कारवां जो है टांडा कहलाता था। मतलब जब ये इकट्ठे निकलते थे जहाँ पर, तो उन कारवें को क्या बोलते थे? टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बंजारों का इस्तेमाल करते थे नगर में बाजारों तक अनाज की ढुलाई करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी जो थे वो किनका इस्तेमाल करते थे अनाज की ढुलाई के लिए? तो वो बंजारों का इस्तेमाल करते थे अनाज की ढुलाई के लिए। ये एकदम मैं कह रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन है, आप जा कर के चेक करिए, मिलेगा आपको। तो ये प्रत्येक पॉइंट, प्रत्येक वीडियोज़ आपकी हेल्प करेगी अगर आप सही से पढ़ रहे हैं तो। इनमें से कुछ को हम जान लेते हैं, यानी कुछ जो जनजाति है, जैसे कि पहली थी गोंड। तो गोंड लोग गोंडवाना नामक वन प्रदेश में रहते थे। यह स्थानांतरित कृषि करते थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव करके ये कृषि करते थे, यानी शिफ्टेड एग्रीकल्चर को ये करते थे। ये कहाँ रहते थे? गोंडवाना। तो नाम से इजीली आप याद कर लेंगे, गोंड के लोग गोंडवाना में रहते थे। ठीक है। अगला पॉइंट है, इन राज्यों में प्रशासनिक व्यवस्था केंद्रीकृत हो रही थी, राज्य गढ़ों में विभाजित थे। हर गढ़ किसी खास गोंड कुल के नियंत्रण में था। यह पुनः 84 गांव की इकाइयों में विभाजित होते थे। मतलब 84 गांव की इकाइयों में, यूनिट में जो है ये डिवाइड हो गए थे, इसलिए इनको 84 कहा जाता था। 84 का विभाजन बरहोतों में होता था, यानी कि 12-12 करके जो है 84 का विभाजन करते थे। यानी कि 84 गांव है तो 12-12 करके ये डिवाइड होते थे। तो जो 84 में डिवाइड हो गए 84, और 12-12 यानी कि बरहोतों में डिवाइड होकर के ये 12-12 गांव मिलकर के जो है एक 84 का मतलब टोटली मिलकर के 12-12 गांव एक 84 का निर्माण करते थे। इस प्रकार से ये, ठीक है। अगला पॉइंट है, गढ़कंटका एक समृद्ध राज्य था। इसने हाथियों को पकड़ने और दूसरे राज्य में उनका निर्यात करने के व्यापार में खासा धन कमाया था। ठीक है। गढ़कंटका जो था वो एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, डेवलप जो है स्टेट था। क्या मेन व्यापार क्या था इनका? मेन जो है अर्निंग का जो सोर्स था वो क्या था? तो ये हाथी को पकड़ के दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करते थे और पैसा कमाते थे। ठीक है, ये तो होगी गोंड की बात। अब बात करेंगे हम अहोम की। अब अगला पॉइंट, यानी कि अहोम की बात हो रही है, तो अहोम मौजूदा म्यांमार से आकर के, अहोम कहाँ से आए थे? अहोम जो है वो कहाँ से आए थे? तो आज का जो म्यांमार है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वहां से आए थे 13वीं सदी में, ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। यानी वहां से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी में आकर के बस गए। उन्होंने भूइयां यानी भूस्वामी लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके एक नए राज्य की स्थापना की थी। अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। किस पर निर्भर था ये भाई? किस पर डिपेंड था ये? बेगार पर। राज्य के लिए जिन लोगों के मतलब राज्य के लिए जिन लोगों से जबरन काम लिया जाता था, उन्हें वे पाइक कहते थे। यानी वे लोग क्या कहलाते थे? पाइक। यानी राज्य को डेवलप करने के लिए जिस भी लोगों को पकड़ के जबरदस्ती उनसे काम करवाते थे, और उनको ये क्या कहते थे? पाइक। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था। इन्हें खेल कहा जाता था। यानी कि जो खेल था बेसिकली वो अहोम राज्य के जो कुल जो डिवाइड हुआ पड़े थे क्लैंस के अंदर, उनको खेल कहा जाता था। वहाँ दस्तकारों की बहुत कम जातियां थी। ये रहा अहोम के बारे में आपकी कुछ बातें आपके लिए, ठीक है। तो इतनी सी वीडियो थी भाई, एकदम छोटे छोटे कुछ ही पॉइंट है इनके अंदर, कुछ ही पॉइंट है, लेकिन सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी यहाँ पर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बहुत ही छोटी वीडियो बन रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8-10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में अगर आपको कंटेंट अच्छा देखने को मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और आप इजीली देखिए उसको। फिर नेक्स्ट वीडियो एक साथ भी हम बना सकते हैं, लेकिन बना नहीं रहे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और कई बच्चों का ये होता नहीं यार, इतनी लंबी वीडियो कैसे देखें, क्या देखें। तो छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि वे लोग अपने टाइम के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज पढ़ सके। चैप्टर वाइज पढ़ने से क्या होता है ना कि आपको जब इकट्ठे अगर आप पढ़ेंगे तो फिर हो सकता है बीच में कोई पॉइंट स्किप हो गया। तो अगर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो इसमें फ़ायदा यही होता है कि अगर बीच का कोई पॉइंट स्किप हो गया ना, तो आप इजीली उस चैप्टर को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्ले लिस्ट तो बनी हुई है, प्ले लिस्ट को चेक करिएगा। बाकी वीडियो को भाई आप लाइक करिए, शेयर करिए सभी के साथ। और आपको पता ही है कि इसके बाद और क्या करना है। जो मेन काम है वो है आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है। और नीचे आप कमेंट करके भी हमारे को चीज़ें बता सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ चाहिए। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग एजुकेशन। वहाँ जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ आपको जो है अलग अलग तरह की पीडीएफ्स मिल जाएगी आपके एग्जाम से रिलेटेड और काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड। और बाकी आप पढ़ाई करिए। बाकी हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।